जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं, पार्ट 2 हमारा है, जो कि है मानव नेत्र। तो पार्ट 1 जो आपको हम बताए थे वह था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अभी परावर्तन छोड़ दिए, वो लपीट हमको मिला नहीं था। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि चलिए इस तरह का वीडियो होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। इसमें जो है ना आपको हर पॉइंट को जो है हम कवर कर देते हैं। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यार यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के बारे में आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। आपसे हम बार बार यही कहते हैं, देखिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। कम से कम आप सभी वीडियो के विषय में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। इससे क्या होता है, एक मनोबल बढ़ जाता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अच्छा लग रहा है, किस तरह वीडियो होना चाहिए। तो कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। हमारा चैप्टर 3 है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि मानव नेत्र की तुलना कैमरे से की गई है। देखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मानव नेत्र की तुलना किससे की गई है, तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र की तुलना कैमरे से की गई है। राइट। चलिए अगला है, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि मानव नेत्र के लिए या सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो आपका अनंत होता है। समान नेत्र के लिए निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है। समान नेत्र का मतलब क्या होता है? समान नेत्र का मतलब होता है वह नेत्र जिसमें किसी तरह की कोई दोष ना हो, मतलब कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, उसको हम लोग समान नेत्र कहते हैं, यानी स्वस्थ नेत्र भी बोल सकते हैं। चलिए, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी कि जिस न्यूनतम दूरी पर कोई आंख किसी वस्तु को साफ साफ स्पष्ट तरीका से देख सकता है, उसे नेत्र का जो है ना निकट बिंदु कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। ऐसा समझ में, दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास देखिए, दृष्टिप्रास किसे कहते हैं? जो निकट बिंदु आपका होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत, इसका बीच का जो यह दूरी हुआ ना, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टिप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो दूरी है, उस दूरी को कहते हैं दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है, अथवा उसी को हिंदी में बोल सकते हैं दृष्टिपटल। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है। अगला है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। या बोल सकते हैं जरा जरा दूरदर्शिता बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है ना, वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। मतलब दिखाई तो पड़ता है बट क्लियर उस पर दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। किसमें? देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी किस दोष में बढ़ जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाता है। नेत्र गोलक लंबा किस में हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होता है? लंबा हो जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप आराम से देखिए। ठीक है ना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही मस्त सब पॉइंट है। ठीक है ना, पूरा किताब का निचोड़ है। चलिए, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाती है। किसमें कम हो जाती है? तो निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस चलिए इसको थोड़ा हटा दें। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है ना अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस से किया जाता है। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, जिसका नाम क्या है? अपसारी लेंस, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। राइट।
उसके बाद है दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, यानी जिसको कि दूरदृष्टि दोष है तो उसे दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो किस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है? तो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का जो लेंस होता है ना, वो क्या होता है, पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र लेंस पतला हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दूरदृष्टि दोष का उपचार अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस से किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि था उसका उपचार जो है ना आपका अपसारी लेंस से हुआ था, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष का उपचार जो है ना अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस से किया जाता है। बिल्कुल जितना भी पॉइंट है बिल्कुल परफेक्ट हम लिखे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं भी गलती का चांस नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए आप सभी जो है ना इसी तरह से इसको जो है ना उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तारों के टिमटिमाने की घटना किस पर निर्भर करता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर निर्भर करता है। चलो, वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। जो सूर्योदय डूबता है मतलब सूर्य अस्त होता है, जब उगता है तो उसको सूर्योदय कहा जाता है। तो सूर्योदय और सूर्य अस्त यानी उगने और डूबने में जो अंतर होता है ना, वह 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि डूबने के बाद यानी अस्त होने के बाद 4 मिनट तक वह दिखाई पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश निकलबो नहीं करता, सूर्य निकलबो नहीं करता है, तो निकलने से 4 मिनट पहले वह आभासी दिखाई पड़ता है, मतलब वो लगता है वो निकल के, लेकिन वह 4 मिनट तक निकलता नहीं, 4 मिनट पहले वो दिखाई पड़ता है, और डूबने के 4 मिनट बाद तक भी वो क्या होता है, लगता है कि डूबा नहीं है, मतलब दिखाई ही पड़ रहा है ना। तो डूबने के 4 मिनट बाद तक वह दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं, आभासी बोलते हैं उसको सूर्य अस्त या सूर्योदय। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने ही सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, ठीक है, प्रिज्म का प्रयोग किया था स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो आपका हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया था। और एक प्रिज्म जो है ना 5 सतहों से घिरा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बैजानीह पिनाला। बे से आपका हो जाएगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल हो जाएगा। श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों का मिश्रण होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए अगला है बैगनी। बैगनी वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। देखिए प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। आगे समझे, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। एंगस्ट्रम जैसे ई ला एंगस्ट्रम यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपका मिस्टेक हो गया, एंगस्ट्रम होगा। ठीक है ना, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। एंगस्ट्रम को ए से डिनोट करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10⁻10 मीटर। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वह होता है 10⁻10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम का मान। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं जी, 7 रंग होते हैं। चलिए, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए जाए कोई कण है, इस पर प्रकाश किरणें पड़ेगी और फिर से छितरा जाएगा, मतलब फैल जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं।
किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है यहाँ पे आपका हो जाएगा कोलाइड। चलिए इसको सही कर दें। कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कुहासा और जो धुआं है, यहाँ पे हो जाएगा धुआं। चलो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। कुहासा हो गया, धुआं हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, ये सभी आपका क्या है? कोलाइड का उदाहरण है। इसलिए सिर्फ आपको हम समझा नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपको हम एक पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है ना। जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझाया जाएगा। अभी केवल आपको हम पॉइंट बता रहे हैं। पूरा पूरा जो आपका जो ये है ना बुक जो है ना, उसका पूरा समरी बता रहे हैं, ठीक है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। बताइए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं, कि अंतरिक्ष यात्री को या व्यक्ति को आकाश के साथ प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष समझते हैं, जो ऊपर जाता है, मतलब ऊपर मतलब अंतरिक्ष जाता है, आसमान में जाता है, ठीक है ना। चलिए, दोपहर के समय अपने वास्तविक रंग में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखाई पड़ता है। कौन? सूर्य। चलिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इसको आप भी रक्तताप भी बोल सकते हैं, रक्तताप, ताप, ठीक है ना। सूर्योदय मतलब जिस समय सूर्य उगता है, और सूर्यास्त जिस समय सूर्य डूबता है। तो सूर्य उगने के समय और डूबने के समय कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह लाल दिखाई पड़ता है, यानी कि रक्तताप दिखाई पड़ता है, ब्लड ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। कई रंग क्या हुई? 7 रंग। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए, अगला पॉइंट है, श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी श्वेत प्रकाश के रंगों को विभिन्न उसके जो अवयवी रंग होते हैं उसमें बंटने को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हो? श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी वर्ण जो विक्षेपित होता है, जो बढ़ता है, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे देखिए ये प्रिज्म हुआ ना, इससे जो श्वेत प्रकाश निकलेगी यहाँ से, यह 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक पट्टी जो प्राप्त होता है ना, जिस पर्दा पे प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंग पट कहते हैं। रंग पट कहते हैं, या फिर इसको वर्ण पट भी कहते हैं। वर्ण पट कहते हैं। इसी पे 7 रंगों को उतारा जाता है। चलिए, बैंगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा कि कम की बात करेंगे तो बैंगनी बैंगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और यदि आपसे पूछेगा किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अधिक की बात करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा, वह श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल का विचलन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, बैंगनी का विचलन सबसे अधिक और लाल का विचलन सबसे कम होता है। आ रहा समझ में ना? पूरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं जी, अब अच्छा से पढ़ लीजिए। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, वो पिछले वीडियो में भी बताए थे। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। दूरबीन में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है। और नेत्र के रेटिना पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा है। चलिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है।
एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। और किसी नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार स्वतः बदलती रहती है, नेत्र की संवेदन क्षमता कहलाती है। कहने का मतलब हुआ नेत्र का संवेदन क्षमता क्या होता है? नेत्र अपने आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ आ गया नजर, ऊपर देखते हैं वहां चला गया, इधर देखते हैं उधर चला गया। यानी कि आवश्यकता अनुसार जो है ना अपनी फोकस दूरी को चेंज करते रहता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदन क्षमता कहते हैं। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को प्रकाश किरण के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी सिलरी पेशियां या पक्षमापी पेशियों के द्वारा क्या होती है? परावर्तित होते रहती है। चलिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कि याद रखिएगा कि निकट नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, नेत्र लेंस का जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष क्या होगा? दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस से किया जाता है, अपसारी लेंस से, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष का उपचार जो है ना उत्तल लेंस से किया जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए, अगला है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष को आप सभी दीर्घ भी बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि प्रिज्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? वह 5 सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगला हमारा होगा विद्युत धारा, जो कि हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए आप वीडियो के बारे में बताएंगे ना तो थोड़ा एक खुशी मिलता है। चलिए, लगता है कि आपको जो हम बताते हैं ना कुछ अच्छा चीज सबसे अलग हट के बता रहे हैं। ठीक है ना, तो कम से कम वीडियो देखते हैं तो कम से कम 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जरूर अपना कमेंट में राय बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है ना, बाकी बात आप सभी कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और यह वीडियो जो बता रहे हैं ना आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो कम से कम अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप एक टीचर हैं या आप एक गार्जियन हमें देख रहे हैं तो अपने बच्चों तक जो है ना जरूर हेल्प कीजिए वीडियो को भेजकर। ठीक है ना, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।